हेलो गाइस। सो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IAS 16। तो देखिए IAS 16 बेसिकली जो बात करता है PPE, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। देखिए ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका सिंपल रीजन, ऐसी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहां पर प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की अकाउंटिंग ना होती हो। सो हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको स्कोप पता होना चाहिए। देखिए हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका एक स्कोप भी होता है। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि सर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए मैंने यहां पे चीजों को हाईलाइट करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ IAS 16 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दो बातें हो रही हैं, एक तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है एंड द प्रिंसिपल इशू आर रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स, कि आपको एसेट्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, और कैरिंग अमाउंट। क्या बात कर रहे हैं सर? कैरिंग अमाउंट मतलब अल्टीमेटली सर हमें एसेट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी। अभी हम समझते हैं कैरिंग वैल्यू क्या है। डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यहां पर आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा होगा सर कैरिंग वैल्यू। तो देखिए कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है परचेज कॉस्ट माइनस। अब देखिए वहां पर दो चीजें हैं और उसके साथ में एक लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब कई स्टूडेंट जो हैं वो अगर थोड़ा सा आपने अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान दिया हो या 12th क्लास में ही बता दिया जाता है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टिल डेट तक। जैसे मान के चलिए आपने कोई प्रॉपर्टी 2015 में खरीदी, लेट से आपने 50,000 में खरीदी, $50,000 में आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और अगले 5 साल तक आपने लेट से 5,000 पर एनम आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। तो 5 साल में कितना हो गया? 25,000। तो आपकी बैलेंस शीट में $25,000 पर 25,000 की कैरिंग वैल्यू पर 20,000 आपका क्या है? 25,000 इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और उसके बाद आप उसमें क्या माइनस करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस। देखिए इंपेयरमेंट लॉस के लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो हम उस इंपेयरमेंट लॉस को यहां डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन हमें इतना समझना है कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट आ रहा है, जो कैरिंग वैल्यू को हम यहां पर बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड लॉस और इंपेयरमेंट लॉस। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस का थोड़ा सा लेमन टर्म में मैं आपको समझाऊं, तो अगर किसी एसेट्स की कैरिंग वैल्यू, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कैरिंग वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू हो जाए, तब हम क्या करते हैं? इंपेयरमेंट लॉस को क्या कर लेते हैं? बुक कर लेते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये एक अधूरा नॉलेज है कि इंपेयरमेंट लॉस को बुक करने के डिफरेंट तरीके, जो कि प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन अभी आप समझिए कि अगर किसी एसेट्स की जब बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो जाए, या अगर उसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है, तो बीच के जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। और सर कैरिंग वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करते, सॉरी बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। अब देखिए स्कोप आपको पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां पर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी। तो अगेन यहां पर देखिए 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और रेफरेंस आ रहा है, तो हम उसको भी समझते हैं। आप देखिए बोर्ड पर मेंशन है IAS 16 अप्लाइज टू अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वर्ड को मैंने हाईलाइट किया।
मतलब हर प्रकार की प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के ऊपर आईएएस 16 एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताए गए हैं एज पर आईएफआरएस 5, आईएएस 41 और आईएफआरएस 6, वहां पर आईएएस 16 अप्लाई नहीं होता है। जैसे एग्जांपल यहां बोला गया है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने किसी बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, किसी सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और उस डिसकंटिन्यू सेगमेंट की अगर एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है, तो उसके ऊपर आईएएस 16 नहीं लगेगा। उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? आईएएस 16 नहीं लगेगा, उसके ऊपर लगेगा आईएफआरएस 5। उसी तरीके से बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड आईएएस 41। मतलब सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड एसेट्स के लिए हम आईएएस 41 में बात करेंगे, और आईएफआरएस 6 बात करता है मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस के ट्रीटमेंट के लिए हम आईएफआरएस 6 में इस बात को समझेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्टैंडर्ड जितनी भी पीपी होगी उसके ऊपर आपको आईएएस 16 के अकॉर्डिंग क्या करना है? ट्रीटमेंट देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे रिकॉग्निशन आ रहा है, तो थोड़ा सा रिकॉग्निशन को समझें कि सर रिकॉग्निशन क्या है। तो देखिए रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार केस स्टडी में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है? इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बस इनको मैंने हाईलाइट किया है ताकि आप इसको अच्छे से रेफरेंस में ले सकें कि अगर किसी एसेट से रिलेटेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर जिस भी एंटिटी को मिलेगी, वही अपनी बुक्स में पीपीई को क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। मतलब उस एसेट से रिलेटेड सारे बेनिफिट उस पर्टिकुलर एंटिटी को मिलने वाले। मैं जब आपको आईएफआरएस 16 पढ़ाऊंगा, आईएफआरएस 16 जो है लीजेस के ऊपर है, वहां मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो देखिए सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का मतलब होता है कि लीगल ऑनरशिप को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सब्सटेंस में उसका एक्चुअल में बेनिफिट कौन कंज्यूम कर रहा है। एक प्रॉपर्टी को आपने 20 साल के लिए किराए पे ले लिया, तो इवन दो जो लीगल ऑनरशिप है वो लेसर के पास है, लेकिन हम आईएफआरएस 16 में पढ़ेंगे लीगल ऑनरशिप लेसर के पास है, लेकिन क्योंकि उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके इसलिए लेसी उसको अपनी बुक्स में एज ए एसेट रिकॉर्ड करेगा। तो आइटम में आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहा है, दूसरी कंडीशन आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। जब आप कॉस्ट को सही तरीके से मेजर कर सकते हैं, तभी आप इन 2 कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपनी बुक्स में पीपीई को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब ये वाला जो सेगमेंट है ना, प्रैक्टिकल सेगमेंट, मतलब यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको यह पूछा जाएगा कि एसेट्स को किस वैल्यू पर आपने मेजरमेंट करना है। तो यहां पर लिखा है इनिशियल मेजरमेंट, कि आपने एसेट्स को किस वैल्यू पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले लिखा है कॉस्ट पे। एक तो होगी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट, या हम कह लें सर परचेस प्राइस, क्या कह लें? परचेस प्राइस, ये तो होगी सर। उसके बाद आप ध्यान रखिए comprises cost directly attributable to acquisition the assets and the cost necessary to bring such assets to the location and working condition of its intended use। मतलब उसकी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, और क्या बोल रहे हैं? लोकेशन, प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट लोकेशन और वर्किंग कंडीशन में लाने तक के सारे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करेंगे। टेक अ एग्जांपल, आप एक बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं
और उस प्लांटेड मशीनरी को आपको फैक्ट्री में इंस्टॉल कराने के लिए एक बहुत बड़ी क्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो जो क्रेन के चार्जेस आपने पे किए ना, वो भी आप मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ेंगे। उसको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है आप उसमें जोड़ेंगे। सर मशीनरी को खरीदने के लिए हमने एक टेक्निकल इंजीनियर को हायर किया, उसने पूरा उसका टेक्निकल एनालिसिस किया, उसको जो रेम्युनरेशन जो कॉम्पनसेशन पे किया वो भी डायरेक्टली एक्विजिशन टू रिलेटेड टू ए प्लांटेड मशीनरी, तो उसकी सैलरी, उसका रेम्युनरेशन, उसकी कमीशन को भी आप जोड़ देंगे। तो सर ऑल द एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन देयर इंटेंडेड यूज और उसकी प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में लाने के सारे एक्सपेंडिचर को एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। एक चार्ट बनाकर भी हम इसको समझेंगे। तो यहां पर बेसिकली आपको 3 प्रकार की कॉस्ट देखने को मिल रही होगी। चलिए समझते हैं। सर पहली है परचेस कॉस्ट। अब परचेस कॉस्ट में देखिए मेंशन है इंपोर्ट ड्यूटी। अब सोचिए अगर इंडिया के बाहर से आपने कोई गुड्स बाय किया है तो जो कस्टम ड्यूटी आप पे करेंगे ना, कस्टम ड्यूटी को आपने उस मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ देना। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, परचेस टैक्सेस, जैसे इंडिया में कोई गुड्स खरीदा जीएसटी, अगर आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हैं, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट एक अलग मैटर है, तो अगर वो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो आप उसको जोड़ देंगे। और किसी प्रकार का सर कोई डिस्काउंट मिल गया तो उसको आपने क्या करना है, तो सर परचेस कॉस्ट हो गई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू नेसेसरी कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रेन चार्जेस, एक एसेट्स को हमने इंस्टॉल कराने के लिए लेबर लगी तो लेबर चार्जेस, और एक वर्ड यहां पर और लिखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट्स टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट्स टू बी केपेबल फॉर ऑपरेटिंग मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट उसको जिस तरीके से ऑपरेट करना चाहता उस कंडीशन में लाने तक के सारे खर्चे। अब सोचिए एक कोरोना वायरस को बनाने के लिए, वैक्सीन खरीदने के लिए एक टेस्टिंग मशीन की हमको जरूरत थी, हम फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम इस टेस्टिंग मशीन को जब ही खरीदेंगे जब हम इसके ऊपर ट्रायल एंड रन कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? ट्रायल एंड। और ट्रायल एंड रन के जो खर्चे हैं लेट्स से $5,000 होते हैं, तो आप उसको अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए, मतलब कि वो हमारे हिसाब से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, हम पहले उसमें ट्रायल एंड रन करके देखेंगे। तो ये ट्रायल एंड रन के खर्चे भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, इसको भी आप एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे, एज सिंपल इज। तीसरा सर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। आपने सर कोई एक एसेट खरीदी, अब उसको आपने क्या करना है? डिसमेंटल करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक पुरानी लैंड ऑफ बिल्डिंग खरीदी, उस लैंड के ऊपर एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर बना था, आपने उसको क्रेन बुलडोजर वगैरह बुला के सब डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। तो जो डिसमेंटल चार्जेस है ना, इस न्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो सर परचेस कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट को भी हम क्या करते हैं? प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। देखिए आईएफआरएस बहुत प्रिंसिपल बेस्ड है। यूएस गैप और आईएफआरएस का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, आईएफआरएस प्रिंसिपल्स पे चलता है, रूल बेस्ड चलता है यूएस गैप। तो आईएफआरएस 2 अकाउंटिंग मॉडल के बारे में बात करता है और ये बात कर रहा है सब्सिक्वेंट इनिशियल टू रिकॉग्निशन। मतलब एक बार आप आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर चुके, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अब हम यहां पर समझने वाले हैं। तो 2 मॉडल दिए गए। पहला मॉडल है सर कॉस्ट मॉडल और जो दूसरा मॉडल है वो है सर रीवैल्यूएशन मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल तो सिंपल है, मतलब आपने जिस प्राइस पे खरीदा है उसको क्या करो, उसी प्राइस पर आप कैरी करो। अब रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है कि आप बैलेंस शीट डेट पर उसको उसकी फेयर वैल्यू पर मेजर करो। किस पे करो? फेयर मार्केट वैल्यू पर। मतलब सपोज दैट आपने 1 जनवरी 2020 को एक एसेट्स खरीदी थी $10,000 की और आज उसकी वैल्यू लेट से $15,000 हो गई है।
31 दिसंबर पर। तो ये 5000 का क्या है, आपको रीवैल्यूएशन गेन हो गया है। ये क्या हो गया है सर, 5000 का रीवैल्यूएशन गेन। अब इस गेन को कहां ले जाते हैं वो अभी हम समझेंगे। सर क्या अपवर्ड रिवॉल्यूशन ही होता, नहीं सर डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हो गया। सर 10,000 की जो वैल्यू थी वो 6,000 रह गई, तो बेटा 4,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। यही क्या है, तो IAS 16 बोलता है कि हर बैलेंस शीट डेट पर आप क्या करो, उसको मेजर करो। तो एक होता है कॉस्ट मॉडल, अगर आपने कॉस्ट मॉडल किया तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जिस वैल्यू पर आपने उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और उस वैल्यू पर ही आप उसको रिकॉग्नाइज करो। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल को ऑप्ट करते हो, इसका मतलब ईच बैलेंस शीट डेट पर आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगी और उस फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद ही आप सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं। तो यहां पर एक स्लाइड में मैंने बताया है कि कॉस्ट मॉडल में आपने जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अगर किसी प्रकार का कोई इंपेयरमेंट लॉस होता है उसको आप बुक करेंगे। और रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन जैसे हमने 10,000 के एसेट्स को 15,000 पे रीवैल्यूट कर लिया, तो सर जो 5,000 का गेन है वो, और फिर उसके बाद उसको हमने क्या कर लिया, फेयर वैल्यू पर ही रिकॉग्नाइज कर लिया। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया है गाइस। ये एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं न्यूमेरिकल करते समय यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए तो हम समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत स्लो चलूंगा यहां पर ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। आप हेडिंग पढ़िए, क्या बोलती है हेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिशिएट, दोनों के बारे में बात हो रही है, सरप्लस और डेफिशिएट अराइजिंग ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। डेफिशिएट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। सर एक एसेट्स की ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू थी 10,000, जब हमने उसको खरीदा तो उसकी वैल्यू थी $10,000। फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन किया सर, फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 8,000। तो ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, सर ये डेफिशिएट है। तो जब कभी भी फर्स्ट टाइम डेफिशिएट होगा ना, आपने क्या करना है, सीधे उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये $2,000 जो है आप सीधे क्या करें, P&L में डेबिट कर दें। एज सिंपल इज दैट। फर्स्ट टाइम लॉस, सर फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ तो आप उसको OCI में डालिए, OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर OCI में हमेशा कौन से गेन आते हैं, अनरियलाइज्ड गेन। बेटा ये जो गेन है ना, ये अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड मतलब आप सोचिए, आपने क्या यहां पर किसी एसेट्स को बेच दिया है, क्या बेचा नहीं है। आपकी जो 10,000 की वैल्यू थी ना, वो आज कितनी हो गई है, 12,000 हो गई। तो आपकी अपवर्ड वैल्यू है। तो जो फर्स्ट टाइम अगर आपको गेन हुआ है तो सीधे OCI में, ये फर्स्ट टाइम का एग्जांपल है। सब्सिक्वेंट, सर हमने उसको फर्स्ट टाइम 8,000 पे वैल्यू किया था। अब मान के चलिए दो सिचुएशन, सर 8,000 से वैल्यू 5,000 हो जाती है तो फिर से लॉस हो रहा है, तो सेकेंड टाइम भी लॉस है। तो लॉस को तो हमेशा क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना। सर 8,000 की चीज 5,000 हो गई थी, 3,000 हमने डेबिट कर दिया। सर लेकिन अगर वो 8,000 की चीज वापस 11 हो जाए तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000। इस 3,000 का बाइफर्केशन, जो पुराना लॉस था पहले उसको रिवर्स करेंगे। तो देखिए इसको हमने क्रेडिट करना है, वो डेबिट किया था ना, इस 2,000 के लॉस को रिवर्स करेंगे और फिर जो बचा हुआ गेन है उसको हमने देखो OCI में डाला है। कहां डाला है, OCI। तो पहले लॉस को रिवर्स करना मतलब पहले हमने लॉस P&L में डाल दिया था, तो अब हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, P&L में डालेंगे 2,000 टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको OCI में डाल देंगे। ये सिचुएशन। सर फर्स्ट टाइम प्रॉफिट, सेकेंड टाइम लॉस, तो बेटा ये जो 2,000 पड़ा है ना, ये देखो 12 की चीज 9 हो गई, तो पहले इस 2 को सेट करो, देखो ब्रैकेट में लगा है। तो ये जो प्रीवियसली 2,000 का लॉस था, सॉरी प्रॉफिट था, उससे हमने क्या किया, 2,000 सेट कर लिया और जो एक्स्ट्रा लॉस है वो P&L में डाल दिया।
2000 पुराना OCI में अभी पड़ा हुआ है, फर्दर 12 माइनस 9 3000 का गेन है, तो 2000 OCI से और 1000 प्रॉफिट एंड लॉस से सेटअप कर लिया। सर 12 की चीज वापस 15 हो गई, तो बेटा पहले भी गेन था अभी भी गेन है, तो लॉस तो कुछ है ही नहीं, तो जो गेन है उसको हम सेकंड अगर अपवर्ड गेन होता है उसको भी आप OCI में डालते हैं, और OCI को अलग से चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। अगर आपको IAS 16 में इतना भी आ गया ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं 90% क्वेश्चन इस एक्सटेंट तक बन जाते हैं। आपको यहां पर मास्टरी करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, यहां तक इनिशियल मेजरमेंट और रीवैल्यूएशन के ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको और कंसीडर करते हैं।